हमारा टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस, सॉरी स्पेलिंग सही कर लेना, DILYSIS, डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस इज ए टाइप ऑफ artificial filtration टेक्निक, एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन टेक्निक है। आई बात समझ में? इसके द्वारा क्या करते हैं बताओ? जो एक्सेस फ्लूइड है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कहां से निकाला? ब्लड से बाहर निकाला जाता है। बाई विच excess fluid and waste material removed from blood, removed from blood। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डायलिसिस मशीन किस तरीके से काम करती है। इधर देखिए, ये आपके पास में एक डायलिसिस मशीन है, ध्यान से समझिएगा, और इसमें एक फिल्टर लगा होता है। क्या लगा होता है बताओ? और इसके अंदर दो पाइप निकलते हैं। कितने पाइप जाते हैं बताओ? दो पाइप। कितने पाइप बताओ बच्चों? और ये जो है पाइप आप जो डालते हो, किस में डालते हो आप लोग? वेन में डालते हो। किस में डालते हो बताओ? वेन के अंदर। एक पाइप तो ब्लड जाने का है और एक पाइप ब्लड फिल्टर होके वापस से आने का है। जैसे ब्लड जाने का है तो ये कौन सा है? वापस ब्लड को आने का। ये व्यक्ति कोई लेटा हुआ है, मान के इसके हाथ में जो है आपने पाइप लगा रखा है, ये व्यक्ति है कोई। क्लियर है? यहां से आपने देखो ये क्या लगा दिया? कैथेटर। डायलिसिस का कैथेटर है। कैथेटर का मतलब पाइप। क्या लगा है बताओ? ये डायलिसिस का कैथेटर। आपने जो कहीं पे आप फीमोरली लगा सकते हो, आप यहां पर भी लगा सकते हो, क्यूबोइडल लगा सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे आगे कैसे लगाते हैं। तो दो पाइप होते हैं, एक तो पाइप ब्लड जाने का, एक पाइप है ब्लड वापस से लौट कर आने का। क्लियर है माइंड के अंदर? अब देखिए मेरी बात को सुनो, यहां देखो बच्चों, होता क्या है देखो, ये जो फिल्टर होता है, पूछा जाता है कि डायलिसिस मशीन कौन सी टेक्निक पे काम करती है। तो डायलिसिस मशीन जो है डिफ्यूजन पे काम करती है। किस पे बताओ? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, जो डायलिसिस मशीन का जो फिल्टर होगा वो कौन सी टेक्निक पे काम करता है बताओ? डिफ्यूजन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन कौन सी टेक्निक पे काम करती है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बताइए मुझे? डिफ्यूजन का मतलब जो सॉल्यूट होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्या है देखो, मैं आपको समझाऊं इस चीज को। जैसे कि इधर देखिए बच्चों, ये आपके पास में डायलिसिस का फिल्टर है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। इधर आपने ब्लड को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया बताओ? आई बात समझ में? और इस साइड में होता है डायलिसिस का फ्लूइड। क्या होता है बताओ बच्चों? डायलिसिस का फ्लूइड। ये फ्लूइड इस तरीके से बनाया जाता है जैसा हमारा ब्लड होता है। कैसा बनाया जाता है ये? तो इसकी जो टोनिसिटी होती है वो ब्लड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इसकी जो कंसंट्रेशन होती है किसके बराबर होती है? ब्लड के बराबर। अब इधर भी ब्लड और इधर भी ब्लड की तरह का फ्लूइड। किसकी तरह का फ्लूइड? अब देखो क्या होगा, जो इसमें घुले हुए पदार्थ है, इसमें घुले हुए पदार्थ है, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ हो चाहे अच्छे पदार्थ हो, अगर वो ज्यादा है तो किधर जाएंगे बताओ? फिल्टर की तरफ। किधर जाएंगे बताओ? आपको पता है कि जो आपके सॉल्यूट होते हैं वो किधर से किधर जाते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ब्लड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह क्या है? ज्यादा है, और इस साइड में क्या है? कम है। तो ब्लड से कहां जाएंगे? वो इस साइड में जाएंगे। आई बात समझ में? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। डायलिसिस एक मशीन है जिसके अंदर हम या जिसके द्वारा हम हमारी बॉडी का एक्सेस फ्लूइड और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं ब्लड से। किससे बताओ? किससे बताओ? ब्लड से। किससे बताओ बच्चों? ब्लड से।
अब देखो, जो ये फिल्टर का काम कर रहा है आपके डायलिसिस मशीन में, वो क्या होता है? फिल्टर होता है, डायलिसिस का फिल्टर। वो किस टेक्निक पे काम करता है? डिफ्यूजन पे। किस पे बताओ? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आपके इधर सो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन की परिभाषा में आपको बता रहा हूं। डिफ्यूजन का मतलब ये है किसी भी सॉल्यूशन में घुले हुए पदार्थ हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गमन करते हैं। अगर जिस साइड में ज्यादा होंगे उस साइड से कम की तरफ जाएंगे। जैसे बताओ, अभी अपशिष्ट पदार्थ किस साइड में ज्यादा है? ब्लड में ज्यादा है ना। नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह किस में ज्यादा है? ब्लड के अंदर ज्यादा है। किस में ज्यादा है? तो ये ब्लड से निकल निकल के किस में जाने लगेंगे? बताओ, फ्लूइड में जाने लगे। कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो। आगे बात समझ में? कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। कंसंट्रेशन का मतलब तो हमेशा जो घुले हुए पदार्थ है वो ज्यादा गाढ़ेपन से कम गाढ़ेपन की तरफ जाते हैं। और कब तक जाते हैं? जब तक कि दोनों का गाढ़ापन बराबर ना हो जाए। आई बात समझ में? तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों कि आपकी जो डायलिसिस मशीन है कौन सी टेक्निक पे, कौन से मेथड पे काम करती है? तो डायलिसिस मशीन कौन से मेथड पे काम करती है प्यारे बच्चों? कौन से मेथड पे काम करती है बताओ? डिफ्यूजन पे। किस पे बताओ? डिफ्यूजन पे। पहली चीज मेनली किस पे काम करती है बताओ? डिफ्यूजन पे। अगर ऑप्शन के अंदर देखो इस तरीके से दे रखा है कि कौन सी टेक्निक पे काम करती है, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब लिखा है, तो आप क्या चुन के आओगे? डिफ्यूजन चुन। लेकिन अगर इधर देखो ऑप्शन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन भी लिखा है और ऑस्मोसिस भी लिखा है। क्या लिखा है बताओ? ए ऑप्शन डिफ्यूजन लिखा था, बी ऑप्शन ऑस्मोसिस लिखा है और सी ऑप्शन लिखा है ए एंड बी। क्या लिखा है बताओ? सी ऑप्शन। तो आपका आंसर ए एंड बी होगा, क्योंकि कुछ इधर देखिए बच्चों, जो एक्सेसिव फ्लूइड निकलेगा वो कौन सी टेक्निक से निकलेगा? ऑस्मोसिस से। किससे? आपको पता है फ्लूइड हमेशा किस साइड से किस साइड जाते हैं बताओ? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अलग अलग क्रियाएं हैं। डिफ्यूजन में कौन मूवमेंट करते हैं? सॉल्यूट। जबकि ऑस्मोसिस में कौन मूवमेंट करता है? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। कौन करता है? सॉल्वेंट का मतलब घोलने वाला और सॉल्यूट का मतलब घुलने वाले। सॉल्यूट का मतलब जैसे शक्कर और पानी का घोल है। इधर देखिए, शक्कर और पानी का घोल है, तो शक्कर तो क्या है? सॉल्यूट है, और पानी क्या है बताओ? सॉल्वेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को बता दें, आजकल के जमाने में पहले क्या होता था बच्चों? पहले के जमाने में क्या होता था? इधर सुनो, पहले डायलिसिस मशीन नहीं थी, तो डायलिसिस किसी और प्रकार से किया जाता था। यहां से पेट से डायलिसिस होता था। आजकल डायरेक्ट जो है नस के अंदर पाइप लगाए उस मशीन के द्वारा। पहले मशीन नहीं थी, तो मशीन का काम कौन करती थी? आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन करती थी। कौन करती थी? वो समझाऊंगा कि अभी आप माइंड मेकअप करें। तो पहले जो होता था वो पेरिटोनियल डायलिसिस होता था। क्या होता था? अभी जो चलता है वो हीमोडायलिसिस। क्या होता है बताओ? हीमोडायलिसिस का मतलब ब्लड के द्वारा, और पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब पेरिटोनियम के द्वारा। पेरिटोनियम तो जानते हैं ना आप लोग, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक कवच पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। चलिए आगे। टाइप्स ऑफ डायलिसिस। टाइप्स ऑफ डायलिसिस, दो प्रकार के डायलिसिस होते हैं। कितने प्रकार के? पुराने समय में कौन सा होता था बताओ? पेरिटोनियल डायलिसिस। और आजकल कौन सा होता है बताओ? ये मशीन के माध्यम से होता है। कैसे बताओ? मशीन में क्या देते हो आप लोग बताओ? ब्लड। और मशीन क्या कर देती है? ब्लड को फिल्टर। कौन सी टेक्निक के द्वारा? डिफ्यूजन। और एक्सेसिव फ्लूइड किसके द्वारा निकलता है बताओ? ऑस्मोसिस के द्वारा। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है बच्चों, उसमें डायलिसिस मशीन की जरूरत नहीं है। नो डायलिसिस मशीन यूज। नो डायलिसिस मशीन यूज। इसमें तो ये तो होता ही डायलिसिस मशीन है,
ये आजकल ज्यादा होता है, यही है मोस्टली, यही देखोगे आप। इसको तो आप देख ही नहीं पाओगे अब, ये तो देख ही नहीं पाओगे आप। मोस्टली यही होता है अब मशीन के द्वारा। किसके द्वारा बताओ बच्चों? मशीन के द्वारा। हेमोडायलिसिस, किसके माध्यम से होगा? ब्लड। किससे होगा बताओ? ब्लड को किसमें डालोगे? डायलिसिस मशीन में। किसमें बताओ? डायलिसिस मशीन के अंदर। और डायलिसिस मशीन में मेनली दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है मेनली बताओ? दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो होता है डायलाइजर और एक होता है डायलाइसेट। ये नाम याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि डायलाइजर क्या होता है, डायलाइसेट क्या होता है। थोड़ा आप लोग देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। सबसे आजकल कौन सा हो रहा है बताओ? हीमोडायलिसिस के लिए किसकी जरूरत है बताओ? मशीन की। और इसमें कौन फिल्टर होता है? ब्लड। कौन फिल्टर होता है बताओ? दो चीजें मेन होती है, क्या क्या बताओ? डायलाइजर एंड डायलाइसेट। डायलाइजर तो क्या है बताओ? मेम्ब्रेन है। क्या है बताओ? हाँ, फिल्टर है। और डायलाइसेट क्या है बताओ? फ्लूइड है। इस फ्लूइड में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, बाइकार्बोनेट एंड मिनरल्स। बात करते हैं, देखो आप कहां कहां पर डायलिसिस का कैथेटर इंसर्ट कर सकते हो बॉडी के अंदर, कहां कहां पर। तो इसका मतलब देखो, यहां पर जो टॉपिक है हेमोडायलिसिस रूट। हेमोडायलिसिस रूट। हेमोडायलिसिस रूट का मतलब यह है कि आप ब्लड बाहर निकालने के लिए जो पाइप है वो कहां कहां पर डाल सकते हो। पाइप के माध्यम से ब्लड निकलेगा और मशीन में जाएगा, और दूसरे पाइप के माध्यम से बॉडी के अंदर आएगा। तो जो पाइप है वो कहां लगाएंगे, कौन सी नस में लगाओ सर, तो उसकी बात करेंगे। तो देखिए, जो आप कैथेटर लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपके जो डायलिसिस है कुछ समय के लिए चलेगा या ज्यादा दिनों के लिए चलेगा। किन्हीं किन्हीं लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन ही जो है डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। किन्हीं किन्हीं को क्या होता है, इधर सुनो, 6-6 महीने तक डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, और किसी किसी को 7 दिन तक डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो हम कहां पर लगाएंगे वो पाइप, ये डिपेंड करता है कि उस मरीज को कितने समय तक डायलिसिस चलना है। आगे बात समझ में कि रूट डिपेंड ऑन frequency and duration of dialysis. Frequency and duration of dialysis 6 वीक तक। सबसे पहले अगर शॉर्ट टर्म डायलिसिस चलता है तो कहां लगाएंगे आप कैथेटर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। शॉर्ट टर्म डायलिसिस चलेगा तो शॉर्ट टर्म का मतलब है 6 वीक तक। कब तक बताओ? 6 वीक तक डायलिसिस। ऐसा नहीं है 6 वीक तक मशीन पे पड़ा रहेगा, नहीं, मतलब 6 वीक तक आपको बार बार डायलिसिस करवाना है तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म डायलिसिस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? और इसके लिए क्या करते हैं आप लोग बच्चों, एक दो मुंह वाला, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, एक इस तरीके का, इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए, इस तरीके का आप एक कैथेटर यूज करते हो। इधर देखो, सुई तो एक ही होगी उसके अंदर, सुई कितनी होगी? एक होगी, लेकिन मुंह कितने होंगे बताओ उसके? 2। कितने होंगे? यहां से ब्लड निकलेगा, मशीन में जाएगा और घूम के वापस ये यहां पर मशीन है, यहां पर क्या है बताओ? फिल्टर होके वापस इसी में चला जाएगा। समझे बात को? आगे बात समझ में? यहां से थोड़ा प्रेशर से भेजना पड़ता है, इसलिए ये चला जाता है आसानी से। यहां से ब्लड जा रहा है, एक ही नस में डालना है। किस में डालना है बताओ? एक ही वेन में। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग में, नहीं, एक से जा रहा है मशीन के अंदर और उसी में वापस आ रहा है। आगे बात समझ में? उसी में वापस आ रहा है, एक में डालना है। तो आप यहां पर शॉर्ट टर्म डायलिसिस के लिए डबल ल्यूमन कैथेटर यूज करेंगे। सबसे पहली चीज कौन सा बताओ? डबल ल्यूमन का मतलब 2 मुंह वाला। आई बात समझ? डबल ल्यूमन कैथेटर। और कहां पर डालूं?
कहां पर डालेंगे? लोकेशन देखिए बच्चों, कौन सी साइट पे डाल, लोकेशन है साइट, कौन सी साइट पे डालोगे? या तो सबक्लेवियन वेन पे डालोगे। कहां होती है बताओ सबक्लेवियन वेन? बताओ, इस जगह पे। आई बात समझ? कहां पर होती है? यहां पर होती है सबक्लेवियन वेन। नाम सुना है ना आप लोगों ने? देखना आप लोग, देखना तब पता लगेगा। यहां पर सबक्लेवियन, या तो सबक्लेवियन वेन में लगाओगे या फीमोरल, फीमोरल तो पता है ना? अरे सभी को पता है फीमोरल वेन का। तो या यहाँ पर, इधर देखो यहाँ पर होती है फीमोरल, इधर देखिए यहाँ पर, या तो यहाँ पर घुसोगे आप इसको, इस पाइप को, या फिर यहाँ पे डालोगे। ये कब करेंगे? शॉर्ट टर्म में। कब करेंगे? आगे बात समझ में क्लियर है माइंड के अंदर? अब आपसे पूछ लिया गया बच्चों, इधर देखो कि किसी के एकदम से बहुत सारा क्रिएटिनिन बढ़ गया, नाइट्रोजन वेस्ट बढ़ गए, अच्छा मेरे पास तो 2000 में मिल जाएगा, लेकिन नहीं, पहले तो बात कर ले, जिनको के पास होगा जिनको आता भी है। अच्छा मैंने भी लगती नर्सिंग तो कर रखी है ना। तो सर तो नर्सिंग कर रखी थी यार, वो भी उनके पास के एसएल बीएलएस का सर्टिफिकेट था क्या? तो ये इमरजेंसी वगैरह मुझे शेयर कर रही है लोग, और अपन को तो जनरल पब्लिक को दिखाना है। तो वहाँ से बात नहीं करी क्या? तूने क्या कह रही थी वो? तो तुम भी तो कर रहे हो क्या इसके लिए? फिर हाँ यार तो बात तो करनी पड़ेगा। नहीं, अगर ये न बना तो बाद में इतना बात फोन करा दूँगा बड़ो कोई सा ना आप साहब के पास में। ये बार विंग से खिड़की वाला, विंग से वाला डिजाइन वाला नहीं कर देगा फोन। तो शॉर्ट टर्म अगर आपको डायलिसिस देना है तो आप कहाँ पर लगाएंगे बताओ कैथेटर? कहाँ पर होती है सप्लीमेंट? अब आप लोग कितने अवेयर है पढ़ाई के लिए पता लग जाता है, नहीं तो तुरंत अभी गूगल पे फोटो देख लेते जितना टाइम मिला उसमें। इससे पता लगता है कि आप पढ़ाई के प्रति कितने जागरूक है और कितना आप में इंटरेस्ट है पढ़ाई का। ये तो मैं चेक करता रहता हूँ, तुम लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया मैं तुम्हें कि तुम्हें पढ़ाई का कितना लगा हुआ है। बस मैंने जो लिखा दिया वो है, और पीआर यादव हो जाए और थोड़ी सी और दूसरी किताब हो जाए। डायलिसिस मशीन में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हेपेरिन का यूज करते हैं। किसका बताओ? हेपेरिन क्या है बताओ? ये कि एंटीकोगुलेंट है। क्या है बताओ? जानते हो ना सभी?
क्या है हेपेरिन बताओ? एंटीकोगुलेंट। और हमारी बॉडी में भी कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है? ये तो हम इंजेक्शन फॉर्म में बाहर से मंगवाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी खून को जमने से बचाने का काम कौन करता है? हेपेरिन। ध्यान रखना, नेचुरली भी पाया जाता है हमारी बॉडी में। क्या है बताओ? हेपेरिन प्रोटीन है। क्या है ये? फैट है। क्या है हेपेरिन? प्रकृति में पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट एक तरह का। याद नहीं है तुम्हें कुछ भी? क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए एक मरीज इमरजेंसी कंडीशन में आया, उसका डायलिसिस होना है इमरजेंसी में, तो बताइए आप कौन सी जो है साइट यूज कर देंगे करेंगे इन इमरजेंसी? इमरजेंसी में हमेशा कौन सी साइट यूज करते हैं बताओ? फीमोरल। कौन सी? जब कभी भी आप किसी की फीमोरल यूज कर रहे हो, फीमोरल साइट, तो उसको बैठने के लिए मना करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा कैथेटर अंदर से। क्या हो जाएगा? जब तक डायलिसिस चल रहा है तब तक उसको बैठने से मना करेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है ड्यूरिंग डायलिसिस बैठने से मना करेंगे। किससे मना करेंगे बताओ? बैठने से मना करेंगे। क्यों बताओ? अरे पाइप मुड़ जाएगा, पाइप मुड़ जाएगा। अपनी भाषा में याद रखें। अब देखिए बच्चों आगे कि आप लोग ब्लड जमेगा तब बनेगा हेमाटोमा, तो लेकिन मेनली तो यही है कि पाइप मुड़ जाएगा। आई बात समझ में? बात करते हैं दूसरा, लॉन्ग टर्म डायलिसिस। लॉन्ग टर्म डायलिसिस, इसके लिए हम लोग संट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ? संट बनाते हैं। इधर देखो, मेरी बात को सुनो। अब ये थोड़ी कि रोज रोज आप पंचर करेंगे वेन को, ऐसा नहीं है। अब आप क्या बना देते हो? बाईपास बना देते हो। वो जगह जो है आपके किसके लिए यूज होगी? ओनली डायलिसिस के लिए। संट, लॉन्ग टर्म डायलिसिस के लिए क्या बनाया जाता है? संट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? संट का मतलब क्या होता है बताओ? बाईपास बनाना। क्या बनाना? बाईपास बनाना। अभी समझेंगे आगे और। संट बना देंगे लॉन्ग टर्म डायलिसिस के। और संट जो बनाया जाता है मेनली देखो कहां पर? रेडियल या वेसिकल यूज करते हैं मेनली इसके लिए। हाँ, इसके लिए रेडियल। कौन सी वेन यूज करते हैं बताओ? रेडियल आर्टरी। वेन नहीं, रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बताओ? रेडियल आर्टरी यूज की जाती है। क्लियर है? सिक्स वीक से ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं। लॉन्ग टर्म का मतलब यहां पर है कि किसी व्यक्ति के 6 वीक के बाद भी डायलिसिस चलेगा। 6 वीक के बाद भी डायलिसिस चलेगा, तो उसके लिए आप लोग क्या बनाएंगे? संट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? संट। और संट का बनाया जाता है बताओ? हाँ, देखो यहाँ पर डॉक्टर अपने हिसाब से देखता है, कहीं पे संट बनाया जाता है, कहीं पे फिस्टुला बनाया जाता है। कहीं पे क्या बनाया जाता है? फिस्टुला। मैं आपको बता देता हूं आगे देखो कि 3 प्रकार के रूट हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डायलिसिस के लिए। कितने प्रकार के बताओ? 3 प्रकार के। 3 टाइप ऑफ रूट यूज इन लॉन्ग टर्म डायलिसिस। 3 टाइप्स ऑफ रूट used in long term dialysis. 3 types of route used in long term dialysis. 3 प्रकार के रूट यूज किए जाते हैं लॉन्ग टर्म डायलिसिस के लिए। कौन कौन से? सबसे पहला आपके पास में देखो, जो पहला रूट है लॉन्ग टर्म डायलिसिस। लॉन्ग टर्म डायलिसिस का मतलब ये है 6 वीक के बाद भी। कब बताओ? किसी व्यक्ति की 6 वीक के बाद भी अगर डायलिसिस चलेगी तो उसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। क्या बोलेंगे? और 6 वीक तक चल रही है तो क्या कहेंगे बताओ? शॉर्ट टर्म। क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए तो पता है आप लोगों को, आप डबल ल्यूमन कैथेटर यूज करते हो और कहां लगाते हो? तो नाम बताओ इसका, नाम कौन सी वेन है? हाँ, और या फिर फीमोरल वेन। शाबाश।
3 प्रकार के रूट। लॉन्ग टर्म डायलिसिस के लिए कितने प्रकार के रूट यूज होते हैं? 3 प्रकार। सबसे पहला आपके पास में एक्सटर्नल एट्रियोवेनस शंट। ये क्या होता है देखो, एक्सटर्नल एट्रियोवेनस शंट। सबसे पहले देखो ये क्या है, देखो एट्रियोवेनस शंट का मतलब, इधर देखो बच्चों, आर्टरी और वेन के बीच में क्या, शंट का मतलब क्या होता है? बाईपास। शंट का मतलब बाईपास या डाइवर्जन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कैसे? देखो इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात को सुनो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये सड़क है चल रही है, इधर देखो, इस सड़क पे यहाँ पे काम चल रहा है। क्या चल रहा है बताओ बच्चों? यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ से क्या करते हैं? डाइवर्जन बना देते हैं ना, एक बनाते हैं ना, खेतों में जाओगे निकलना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है ना गाड़ी लेके, जब तक यहाँ पे काम चल रहा है तब तक यही करना पड़ता है। डाइवर्जन का मतलब ये एक तरह से क्या बना दिया? शंट बना दिया, एक अलग रास्ता। क्या बना दिया आपने? शंट। किस किस के बीच में बना देते हैं शंट बताओ? आर्टरी और वेन के बीच में। अब कौन से आर्टरी कौन से वेन के बीच में, ये बात करते हैं हम लोग। देखो इधर देखिए बच्चों, सामने देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति का हाथ है, ये किसी व्यक्ति का हाथ है, इधर देखिए बच्चों सामने, और मेरे साथ बनाते जाइए। होता क्या है बच्चों, देखो एक सिलिकॉन का पाइप होता है, इस तरीके का सिलिकॉन का एक पाइप होता है, इधर देखिए इस तरीके का लगा होगा, ऐसा सिलिकॉन का पाइप। और यहां पर क्या होगा, इधर देखिए बच्चों, आपके पास में यहां पर ये तो है आपके पास में रेडियल आर्टरी और ये बेसिलर वेन। किन किन के बीच में बनाया जाएगा बताओ? एक आर्टरी और एक वेन लेंगे तो कौन सी आर्टरी लेंगे बताओ? याद रखिएगा बच्चों, रेडियल तो आर्टरी होती है और वेन कौन सी होती है? बेसिलर। आप देख लेंगे हाथ में, देख लेंगे फोटो के अंदर की कहां होती है बेसिलर वेन। रेडियल आर्टरी और बेसिलिक वेन क्या करते हैं देखो बच्चों, इधर देखो, इस रेडियल आर्टरी और बेसिलिक वेन में ये वाली चीज लगा दी जाती है, ये वाला। एक मुंह तो यहाँ घुसा दिया, एक मुंह यहाँ घुसा दिया, इस तरीके का ये होता है। और इसके 2 मुंह कहाँ निकले होते हैं बताओ? बाहर निकले होते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, ये बाहर निकले हैं। अब ये डायलिसिस मशीन है, इधर देखिए, ये डायलिसिस मशीन से कितने पाइप चलते हैं? 2 पाइप। जो ब्लड को मशीन की तरफ जाने वाला पाइप है वो तो किस में डालेंगे? आर्टरी में, क्योंकि आर्टरी में क्या होता है? फ्लो ज्यादा होता है। और जो इधर देखिए, जो आपके पास में वापस ब्लड जाने वाला जो पाइप है वो किस में डालेंगे बताओ बच्चों? वेन के अंदर। किस में डालेंगे बताओ? यहां से ब्लड आ रहा है, वापस जा रहा है, ब्लड आ रहा है, वापस जा रहा है। समझ गए बात को? समझे नहीं समझे? तो यहां पर जो आपने शंट बनाया, जो बाईपास बनाया, वो कितनी आर्टरी के बीच में बनाया? 2 के बीच, एक आर्टरी और एक वेन के बीच में। आर्टरी का नाम क्या है बताओ? रेडियल आर्टरी। और वेन का नाम क्या है? बेसिलिक वेन। यहां से ब्लड जाएगा, ये परमानेंट बना दिया जाता है, एक ऐसा इसमें लगा दिया जाता है, ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके लगा दिया जाता है इसके अंदर। इधर देखिए बच्चों, इसके अंदर लगा दिया जाता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट। ये मुंह तो किस में जाएगा बताओ? रेडियल आर्टरी में। किस में बताओ? अरे किस में जाएगा बताओ? और ये वाला मुंह किस में जाएगा बताओ? बेसिलर वेन में। और ये 2 किस में जाएंगे? आपके डायलिसिस के पाइप के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे बताओ? हाँ, डायलिसिस के पाइप। इससे ब्लड जाएगा, इससे ब्लड आएगा, फिल्टर हो गया। ध्यान रखना, कौन से हाथ में करते हैं बताओ? ये पिस्सुला सॉरी शंट जो बनाते हैं कौन से हाथ में बनाएंगे हमेशा? नॉन डोमिनेंट। लेफ्ट राइट का नहीं पता। नॉन डोमिनेंट का मतलब ये है जिसमें आप कम यूज करते हो, जिस हाथ को आप, मेरा डोमिनेंट हाथ कौन सा है बताओ? लेफ्ट है ना, मैं इसको ज्यादा यूज करता हूं, तो नॉन डोमिनेंट कौन सा हुआ मेरा? राइट हुआ ना। हाँ, क्लियर है माइंड के अंदर बच्चों? तो देखिए, आपके पास है, पूछा जाएगा एक सवाल, सवाल के हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग इस रूट को। पहला सवाल कि एट्रियोवेनस शंट किन किन आर्टरी और वेन के बीच बनाया जाता है? इधर देखियो, एट्रियोवेनस शंट कौन से आर्टरी और कौन से वेन के बीच में बनाया जाता है? इधर देखो, आर्टरी का नाम तो क्या लिखेंगे बताओ? रेडियल आर्टरी, या तो रेडियल आर्टरी में लगाओगे, और अगर रेडियल आर्टरी ऑप्शन नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर रेडियल आर्टरी ऑप्शन में नहीं तो ब्रेकियल आर्टरी। कौन से बताओ? कौन सी आर्टरी बताओ? ब्रेकियल आर्टरी। क्लियर?
ये सेकंड ऑप्शन है, ये क्या है बताओ, सेकंड ऑप्शन। और वेन कौन सी होगी, या तो सिपेलिक वेन होगी और या बेसिलिक वेन होगी। कौन सी बताओ, बेसिलिक वेन, या तो सिपेलिक वेन या बेसिलिक वेन। लेकिन बेस्ट कौन सा है बताओ, बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है बच्चों, ये वाला, रेडियल आर्टरी सिपेलिक वेन और ब्रेकियल आर्टरी बेसिलिक वेन। देखो बी आई बात समझ में, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेस्ट रूट कौन सा है, बेस्ट वाली साइट ये। अगर आपको आर्टरी वेनस शंट बनाना है तो क्या बनाएंगे, बेस्ट कौन सा है बताओ, रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन, रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन। तो आप जो लॉन्ग टर्म डायलिसिस करते हो उसके लिए हम 3 प्रकार के रूट यूज करते हैं। कितने प्रकार के बताओ, सबसे पहले क्या है, संट। किन किन के बीच में बनाएंगे संट बताओ, आर्टरी और वेन के बीच में। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी सिपेलिक वेन, या फिर ब्रेकियल आर्टरी बेसिलिक वेन। दूसरा रूट, अगला रूट देखेंगे बच्चों इसी का, लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म के लिए अगला रूट एट्रियोवेनस पिस्टुला, अगला रूट एट्रियोवेनस पिस्टुला। देखो अब देखो वहां पर क्या बनाया था, संट बनाया था। आर्टरी और वेन के बीच में क्या बनाया था, वहां पे संट का मतलब बाईपास। पिस्टुला का मतलब क्या होता है बच्चों, इधर देखिए, पिस्टुला का मतलब क्या होता है, इधर देखिए, ये आर्टरी है, इधर देखिए ये आर्टरी है बच्चों और ये वेन है। क्या है बताओ, ये आर्टरी और ये वेन है। इन दोनों के बीच एक ओपनिंग बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है बताओ, और इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, पिस्टुला। दो ऑर्गन के बीच में ओपनिंग होना पिस्टुला कहलाता है। ध्यान रखना, पिस्टुला किसे कहते हैं, दो ऑर्गन के बीच में ओपनिंग होना। दो ऑर्गन के बीच में ओपनिंग होना, बनाना, होना, बन जाना अपने आप क्या कहलाता है, पिस्टुला। यहाँ पर तुम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। किन किन के बीच में बनाएंगे, एक आर्टरी और वेन के बीच में। अब आपसे पूछा जाएगा सर आर्टरी कौन सी होगी, वेन कौन सी होगी, ये पूछा जाएगा। देखो जो आर्टरी होगी बच्चों, रेडियल आर्टरी होगी। आर्टरी कौन सी बताओ, वही सेम याद रखना है आपको, सेम टू सेम। रेडियल आर्टरी और वेन कौन सी होगी बताओ, सिपेलिक वेन, पिस्टुला बनाने के लिए। और आपको एक बात बताते बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म डायलिसिस का बेस्ट रूट है ये। कौन सा रूट है बताओ, ये एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि बेस्ट रूट कौन सा है, पिस्टुला है। बेस्ट कौन सा है बताओ बच्चों, अरे बेस्ट कौन सा है बताओ, पिस्टुला। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखो ध्यान से सुनो, सबसे बेस्ट रूट कौन सा, यही है। इसमें क्या बनाते हो आप, ओपनिंग बना देते हो। क्या बनाते हो, आर्टरी और वेन के बीच में क्या बना देते हो, ओपनिंग। कौन सी आर्टरी कौन सी वेन के बीच में बताओ, हाँ, रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन के बीच में ओपनिंग बना देते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन आपको पता ही है, कौन सा है बताओ, ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन। ये लो क्लियर। अब देखो जैसे आपने आज ओपनिंग बनाई, ये ऑपरेशन के माध्यम से बनती है। कैसे बनती है, ये ऑपरेशन होगा बाकायदा, काटपीट होगी अंदर, ऑपरेशन के माध्यम से बनाया जाता है पिस्टुला। आज आपने पिस्टुला बनाया तो आप तुरंत इससे डायलिसिस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आया है कि पिस्टुला बनाने के बाद कितने समय के बाद वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो पिस्टुला बनाने के बाद आप जो डायलिसिस कर सकते हैं, ये पिस्टुला फंक्शनिंग में कितने समय के बाद आएगा। फंक्शनिंग टाइम जो होगा इस पिस्टुला का, याद रखिएगा बच्चों, पिस्टुला का फंक्शनिंग टाइम होगा 1 से 2 वीक के बाद। कब बताओ, आफ्टर 1 to 2 वीक। आज पिस्टुला बनाया, आज ऑपरेशन करवा के क्या बनवा लिया, पिस्टुला बनवा लिया। अब इससे डायलिसिस कब कर सकते हो आप, इस पिस्टुला से 1 से 2 वीक के बाद में। कब कर सकते हो बताओ, अभी नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों। तो सबसे बेस्ट रूट कौन सा है बताओ, हाँ सबसे ज्यादा यही यूज होता है। अब देखिए बच्चों, फंक्शनिंग 1 से 2 वीक हो गए, कितने हो गए बताओ। अब इधर सुनो, हमने टाके वाके सब लगा दिए, यहाँ पे कुछ भी निशान नहीं है, बस आपको पिस्टुला यहाँ पे दिखाई देगा मोटा मोटा। देखना किसी किसी के देखा होगा आपको, जिनके डायलिसिस चलते हैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा सा दिखाई देगा। आपको मोटा, किसी को अगर देखना है तो आ सकता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं दिखवा दूंगा मरीज का तुम्हें पिस्टुला। यहाँ पे आपको मोटा मोटा सा देखने को मिलेगा ना। आपके पास तो आजकल तो गूगल का जमाना है, सब कुछ देख लोगे ना।
तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा सा दिखाई देगा, लेकिन हमें ये पता करना होता है पहले नस में सुई उसमें सुई तो डलेगी, सुई तो डालनी पड़ती है ना। सुई डालने से पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि ये पिस्टुला जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ब्लड भी हो सकता है ना बीच में, तो उसको चेक करने। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। पूरा डायलिसिस एक तरफ, ये सवाल एक तरफ कि डायलिसिस के पिस्टुलों की पेटेंसी की जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, हाउ टू चेक पेटेंसी ऑफ डायलिसिस पिस्टुला, हाउ टू चेक। पेटेंसी का मतलब पेटेंट है या नहीं, खुला हुआ है या नहीं है, पेटेंसी ऑफ डायलिसिस पिस्टुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे चेक करते हो डायलिसिस पिस्टुला को आप लोग? आपको बच्चों ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो समझेगा वो जीतेगा, जो नहीं समझेगा वो हारेगा। देखो आपको यहाँ पर दो प्रकार की आवाजें आएंगी। कितने प्रकार की आवाजें? एक तो ऐसे देखो, जब ब्लड ऐसे घूम के इधर भी तो जाएगा ना, तो खलखल महसूस होगा। क्या? अरे महसूस होता है। जैसे बहुत सारा पानी है, इधर देखो बहुत सारा पानी है, जा रहा है एक पाइप से, आपके पास वहां पे एक छोटा पाइप लगा है, तो जब बड़े पाइप से पानी छोटे पाइप की तरफ भी जाता है तो आवाज करता है नहीं, आवाज आती है ना, आती नहीं आती? तो आपको यहाँ पर वो खलखल महसूस होगी। क्या महसूस होगी? उस खलखल की आवाज भी आप सुन सकते हैं, डायरेक्ट नहीं सुन सकते, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। किससे सुन भी सकते हैं, पालपेट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और अगर आप सुन रहे हो तो उसे बोलते हैं ब्रूट। क्या बोलते हैं बताओ? ब्रूट। आपको ब्रूट सुनाई देंगे। क्या सुनाई देंगे? ब्रूट। ब्रूट कैसे पता लगेगा? ब्रूट का कैसे सुनाई देंगे ब्रूट बताओ? ऑस्कल्टेशन से। किससे बताओ? और ऑस्कल्टेशन करने के लिए आप क्या करते हो बताओ? स्टेथोस्कोप यूज करते हो। क्या यूज करते हो? और अगर आप महसूस कर रहे हो उन, इधर सुनो, उस आवाज को अगर आप महसूस कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? थ्रिल। क्या कहलाएगी बताओ? ध्यान से सुनना। थ्रिल को क्या करेंगे? पालपेट करेंगे। क्या करेंगे? तो ब्रूट और थ्रिल प्रेजेंट है बच्चों। क्या प्रेजेंट है बताओ? उस जगह पे ब्रूट और थ्रिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बताओ? अरे क्या प्रेजेंट है बताओ? तो इसका मतलब वो पिस्टुला क्या है बताओ? ओपन है। सही है वो पिस्टुला। अरे वो पिस्टुला क्या है बताओ बच्चों? सही है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? कैसे पता करेंगे कि वो पिस्टुला सही है नहीं है? इस तरीके से। तीसरा सवाल जो यहां पर बनता है, पूछा जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस पिस्टुला, कि डायलिसिस पिस्टुला अगर बना लिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? डायलिसिस पिस्टुला अगर बना लिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? तो इधर देखिए, डायलिसिस पिस्टुला अगर आपने बना लिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? कभी कभी क्या होता है बच्चों, इधर देखिए कि जो डायलिसिस पिस्टुला है ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही हार्ड। ऐसा लगता है अंदर कोई क्या हो गया, कि अंदर कोई स्टील का पाइप है। क्या है बताओ? ये जो आप देखते हो, इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पिस्टुला बना है, जो ऊपर उभरा हुआ सा रहेगा, आप क्या करते हो? आर्टरी वेन को पास में ले आते हो, उनके बीच में क्या बना देते हो? ओपनिंग बना देते हो। दोनों को पास में लगे क्या बना देते हो? ओपनिंग। उसी को पिस्टुला कहते हैं। कि जहां पर ओपनिंग होती है उस जगह पर की आर्टरी और वेन क्या हो जाती है? कड़क हो जाती है। क्या हो जाती है? कभी कभी। यही इसका कॉम्प्लिकेशन है। उस कड़क होने को क्या बोलेंगे? देखो, उस कड़क होने को क्या बोलेंगे आप लोग? उस कड़क होने को क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन है। कड़क होने को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लिकेशन। आर्टरियल स्टील सिंड्रोम कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं बताओ? आर्टरियल स्टील सिंड्रोम। जो आर्टरी है वो किसकी तरह में? देखो, वेन तो वैसे भी मुलायम होती है। वेन तो क्या होती है? मुलायम। आर्टरी तो पहले ऑलरेडी क्या होती है? टाइट होती है, और कॉम्प्लिकेटेड होकर और ज्यादा टाइट ही हो जाएगी, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे? आर्टरियल स्टील सिंड्रोम। आर्टरियल स्टील सिंड्रोम। और ये क्यों हुआ बताओ? ये इसलिए हुआ जहां पर आपने ओपनिंग बनाई है उस आर्टरी में नेक्रोसिस होने लगा है। क्या होने लगा है आर्टरी में बताओ? नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू डेथ। नेक्रोसिस का मतलब, नेक्रोसिस का मतलब बताओ? टिश्यू डेथ। कि वहां के जो टिश्यू है, उस आर्टरी के जो टिश्यू है वो क्या होने लगे? मरने लगे हैं। उस वजह से वहां पे क्या हो गया? टाइटपन हो गया। क्या हो गया बताओ बच्चों? और इसे क्या बोलते हैं आप लोग? आर्टरियल स्टील सिंड्रोम। कर लोगे एग्जाम में आ गया तो? आर्टरियल नेक्रोसिस होने की वजह से। ये जो आर्टरियल स्टील सिंड्रोम होगा, आर्टरी के नेक्रोसिस होने की वजह से। किसकी वजह से? और नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है बताओ? टिश्यू डेथ।
नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टिश्यू डेथ। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर की, डायलिसिस के प्रोसीजर की। तो आपने लॉन्ग टर्म के बारे में देख लिया, शॉर्ट टर्म के बारे में देख लिया। शॉर्ट टर्म में तो क्या यूज करते हैं? डबल न्यूमन का कैथेटर। और लॉन्ग टर्म में आप लोग ये दो मेथड यूज करते हैं। कितने मेथड? तीसरे का नाम याद कर लो बस। तीसरा कौन सा मेथड है आपके पास में? इसका देखो, लॉन्ग टर्म में एक तीसरा मेथड भी है जिसका नाम है इंटरनल आर्टेरियल वेनस ग्राफ्ट। इसमें ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इंटरनल आर्टेरियल वेनस ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का मतलब कोई चीज लगाना, बाहर से कोई चीज लगाना, बाहर से किसी चीज को बॉडी के अंदर लगाना, बाहर से किसी ऑर्गन को बॉडी में लगाना, ऑर्गन को या टिश्यू को, किसी को भी बाहर से लगाना, टिश्यू को बाहर से किसी टिश्यू को लगाना, क्या कहलाता है? ग्राफ्ट। क्या कहलाता है बताओ? इसमें क्या करते हैं बच्चों? इधर देखो, ये एक आर्टरी है, इधर देखिए बच्चों ये एक वेन है, इधर देखिए बच्चों ये आपके पास में कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी। और ये कौन सी? सिपेलिक वेन है। इनके बीच में क्या करते हैं हम लोग? किसी भी, इधर देखो, किसी भी जानवर की एक नस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नस। तो वो नस क्या बन जाती है? इनके बीच में किसका काम करती है? एक बाईपास का काम करती है। किसका काम करती है? और हमें जब भी डायलिसिस करना होगा तो हम कैथेटर किस में डाल देंगे? सुई किस में घुसो देंगे? इसमें घुसो देंगे। आई बात समझ में? जिससे कि देखो ये क्यों बनाए जाते हैं कि आप जब सुई घुसोगे तो आप बार बार सुई घुसोगे, अलग अलग आर्टरी, अलग अलग वेन की अलग अलग साइड में, आपको पता थोड़ी रहेगा कि हम यही घुसे थे पिछली बार भी, पता थोड़ी रहेगा। तो वेन क्या हो जाएगी? वो आर्टरी का जब पूरी तरह से पंचर हो जाएगी ना, तो हम क्या कर देते हैं? ये इस तरीके की मेथड यूज करते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमें कहाँ सुई घुसोनी है। आगे बात समझ में? वो जो अपन ने पहले संट बनाया था वो भी इसलिए बनाया, और दूसरी बात जो हमने पिस्टुला बनाया वो भी इसीलिए बनाया, और ये जो बना रहे हैं ये भी इसीलिए बनाते हैं। इसमें बस पिस्टुला में, इसमें क्या अंतर है? पिस्टुला में तो आर्टरी वेन को जोड़ देते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं बीच में ओपनिंग बना के। यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों के बीच में बाहर से कोई किसी भी जानवर की ले लेते हैं, ज्यादातर गाय की लेते हैं। किसकी लेते हैं? गाय की जो वेन वगैरह लेके इसमें लगा दिया जाता है। समझ गया? ग्राफ्टिंग तभी तो कहेंगे। ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं? बताओ? बाहर से कोई चीज लगाना, बाहर से कोई चीज लगाना। क्लियर है माइंड के अंदर? तो ये क्या है? ग्राफ्टिंग। क्या है बताओ? तो तीन मेथड आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। कितने मेथड बताओ? तीन मेथड। कितने मेथड यूज करते हैं बताओ बच्चों? तीन मेथड। अब देखो प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस। क्या प्रोसीजर करेंगे आप लोग? सबसे पहले ब्लड को भेजेंगे आप डायलिसिस मशीन में, और ब्लड का जो फ्लो होगा बच्चों किस रेट से होगा? पूछा गया है कि किस रेट से जाना चाहिए ब्लड वहां पर? 250 से 500 ml पर मिनट के हिसाब से। कैसे जाना चाहिए बताओ? 250 से 500 ml पर मिनट के हिसाब से। देखो कहां जाएगा? फिल्टर में जाएगा। कहां जाएगा बताओ? फिल्टर में एक साइड तो कौन होता है? ब्लड, और एक साइड क्या होता है बताओ? डायलिसिस का फ्लूइड। डायलिसिस के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? डायलाइसेट। क्या बोलते हैं? जो डायलिसिस का फ्लूइड है वो किस रेट से जाएगा? डायलाइसेट। डायलिसिस का फ्लूइड को क्या बोलते हैं बताओ? डायलाइसेट के जो फ्लो रेट होगी, ब्लड की फ्लो रेट क्या रहेगी बताओ? और ये जो फ्लूइड आप भेजोगे इसकी रेट ये याद रहना चाहिए सबको, 500 से 800 ml पर मिनट। 500 से 800 ml पर मिनट। क्लियर है? क्लियर है नहीं है बच्चों? बताओ। ये जो डायलिसेट आपने, डायलिसेट का मतलब क्या है बताओ? फ्लूइड है। क्या है बताओ? डायलिसेट का मतलब इस फ्लूइड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इस फ्लूइड का टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए बताओ? 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरेशन कितने घंटे तक डायलिसिस करूं सर किसी मरीज की? ड्यूरेशन 4 से 6 घंटे की लगती है। कितने घंटे की लगती है बताओ? 4 से 6 घंटे। मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम कितना? 6 घंटे। आगे बस एक बार में डायलिसिस कि सर कितनी बार कर सकता हूं एक हफ्ते में? फ्रीक्वेंसी एक हफ्ते में आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो मिनिमम, ऐसा नहीं पर डे नहीं कर सकते। 3 से 4 बार एक हफ्ते में। एक सप्ताह में कितनी बार बताओ? 3 से 4 बार। आगे बात समझ में कि सर डायलिसिस के दौरान कौन सी दवाइयां बंद करनी है मुझे? तो डायलिसिस कराते दौरान कौन सी दवाई बंद करनी है? तो ड्रग विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब टेम्परेरी रोकना। टेम्परेरी, अगर परमानेंट रोक रही है कोई दवाई तो स्टॉप, और कुछ समय के लिए रोकनी तो क्या यूज करते हैं बताओ? विदहोल्ड। विदहोल्ड कौन सी ड्रग विदहोल्ड करेंगे? डिगोक्सिन। नाम सुना होगा डिगोक्सिन का? हार्ट फेलियर के ड्रग ऑफ चॉइस है ना? हाँ,
क्यों क्यों रोक देते हैं बताओ डिगोक्सिन को? क्योंकि टू प्रिवेंट, किसको रोकने के लिए? अगर आपने डिगोक्सिन दे दी तो मरीज को हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? हाइपोकैलेमिया को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए बताओ? हाँ, किसको रोकने के लिए बताओ? हाइपोकैलेमिया। अगर आपने डिगोक्सिन दे दी मरीज को तो डिगोक्सिन क्या करती है? पोटेशियम कम करती है ना, तो आप डिगोक्सिन नहीं देंगे। वैसे आपको पता है कि डायलिसिस करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाती है। किसकी कमी आ जाती है? तो आपने डिगोक्सिन भी दे दी तो इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा कम हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बताओ? कौन सा वाला? पोटेशियम वाला। हाँ, दूसरी चीज कौन सी ड्रग नहीं देंगे और कौन सी ड्रग की विदआउट करेंगे? एक तो आपके पास डिगोक्सिन होगी, दूसरी देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे बताओ? क्यों नहीं देंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? क्यों नहीं देंगे बताओ? बताओ बच्चों। क्योंकि जो डायलिसिस है उसकी वजह से क्या होता है बताओ? डायलिसिस की वजह से क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है बताओ? हाँ, डायलिसिस क्या करता है? बीपी को कम करता है। डायलिसिस क्या करता है बताओ? कैसे बीपी को कम करता है? फ्लूइड को निकाल के, है ना। इसलिए बीपी की दवा भी आप लोग उस टाइम पे नहीं देते हो। समझ गए बात को? बीपी की दवा भी आप लोग उस टाइम पे नहीं देते हो। क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं है बताओ? अरे क्लियर है नहीं है बताओ? आगे चलते हैं। देखो अब बात करेंगे हीमोडायलिसिस के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस चल रहा है किसी मरीज के तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। क्या क्या हो सकता है? देखो कॉम्प्लिकेशन देखिए बच्चों, सबसे पहले हाइपोटेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? हाइपोटेंशन। किसी मरीज की अगर डायलिसिस चल रही है तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है वो क्या है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी कम। तो अगर इधर देखो प्यारे बच्चों, अगर किसी मरीज की डायलिसिस चल रही है, उसकी बीपी कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, तो आपका क्या इंटरवेंशन, आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप डायलिसिस को स्टॉप करेंगे, स्टॉप प्रोसीजर, क्योंकि और ज्यादा बीपी कम ना हो। पहले तो प्रोसीजर को स्टॉप करेंगे। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? उसको क्या चढ़ाएंगे? आईवी फ्लूइड। कौन सा आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे बताओ? एनएस। क्यों क्यों वहां हाइपोटेंशन? क्योंकि उसका फ्लूइड ज्यादा निकल गया, उसका फ्लूइड ज्यादा निकल गया। और तीसरे नंबर पे क्या देंगे? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। कौन सी? ये कौन सी होती है बताओ? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन कौन सी होती है बताओ? अरे सिर नीचा पैर ऊपर, ये वाली पोजीशन प्यारे बच्चों, ये है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। क्लियर है? डायलिसिस के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन? हाइपोटेंशन। और अगर हाइपोटेंशन हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? पहले तो उसके बाद आईवी फ्लूइड देंगे, उसके बाद ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। कौन सी बताओ? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन का मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। जिनकी बीपी कम हो जाती है उनको भी तो देते हैं ना हम लोग। अरे किसी की बीपी कम हो जाती है तो सिर नीचे कर देते हैं, पैर ऊपर कर देते हैं ना, कर देते हैं। तुमने नहीं देखा? आज देख लिया, आज देख लिया। आज के बाद हम लोग भूलेंगे नहीं। कौन सी पोजीशन है वो? ट्रेंडेलेनबर्ग। कौन सी बताओ? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है मरीज को। क्या हो सकता है बताओ? अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गई तो क्या देंगे? D25%। क्या देंगे बताओ? पता है आप लोगों को? ये तो पता है सभी को। D25% का नाम सुना बच्चों? एक 100 ml की बोतल आती है, उस 100 ml में 25 ग्राम क्या होगा? डेक्सट्रोज होगा। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चों, सेप्टिसीमिया। क्या हो सकता है बताओ? जैसे कि मेरी बात सुनो, सेप्टिसीमिया का मतलब है आपके ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच गया। ब्लड के अंदर क्या पहुंच गया? अरे सेप्टिसीमिया का मतलब ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाना, ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाना। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या है बताओ बच्चों? ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाना। ये सेप्टिसीमिया क्यों हो सकता है? देखो इधर देखो, क्या आप देखो, फिल्टर तो आप हर मरीज का चेंज कर देते हो, डायलाइसेट भी आप चेंज कर देते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है मशीन में, फिर भी मशीन के अंदर फिर भी जो है कोई वायरस या बैक्टीरिया रह जाता है किसी मरीज का, तो वो दूसरे मरीज के ब्लड में भी चला जाता है। इस वजह से उस मरीज में क्या पहुंच जाता है? पहले मरीज का इन्फेक्शन पहुंच जाता है।
उस मरीज के ब्लड में भी क्या पहुंच जाता है, इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो किसी के ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाना क्या कहलाता है, सेप्टिसीमिया। तो तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा बताओ। अगला तो सबका ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सीक्वेंस से लिखाया गया है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन सा होगा बताओ, हाइपोटेंशन। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो होता है इसका तो पूछो मत, हिसाब किताब कई बार आया हुआ है, डिस इक्विलिब्रियम, डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये किसका कॉम्प्लिकेशन है बताओ, हीमोडायलिसिस का। किसका, आप तो नाम याद कर लेंगे, पूछ लिया। इधर देखो, आपसे पूछ लिया कि डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम, डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है, तो आप क्या कहेंगे, हीमोडायलिसिस का। किसका बताओ, एक सवाल तुम्हारा हो गया काम, जाओ आशीर्वाद। डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है बताओ। अब आपसे पूछा जाएगा डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता क्या है। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम। देखो इधर देखिए बच्चों क्या होता है, इधर देखिए, ये आप डायलिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों बताओ, बोलिए क्या कर रहे हो आप लोग, डायलिसिस कर रहे हो। तो फ्लूइड कहां निकल रहा है बताओ, फ्लूइड बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है बताओ। अरे डायलिसिस मशीन फ्लूइड भी तो बाहर निकालती है ना, एक्सेसिव फ्लूइड को कहां निकालती है बताओ, बोलो, बाहर निकालती है। क्लियर है। अब होता क्या है देखो, इधर देखो, और जो ब्लड के अंदर घुले हुए कंटेंट भी कहां जा रहे हैं बताओ, ब्लड में घुले हुए पदार्थ कहां जा रहे हैं बताओ, बाहर। कहां जा रहे हैं बताओ, बाहर जा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा देखो, ये देखो, इधर देखो, तुम लोगों को मतलब नहीं है, तुम केवल नाम याद रखो। जिसकी वजह से क्या होगा, इधर देखिए आप लोग, देखिए देखो, डायलिसिस मशीन किसको बाहर निकाल रही है, ब्लड के कंटेंट को बाहर निकाल रही है, फ्लूइड को बाहर निकाल रही है। ब्लड के कंटेंट ज्यादा बाहर निकलते हैं फ्लूइड के मुताबिक, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ, जिसकी वजह से ब्लड की जो कंसंट्रेशन है क्या हो जाती है बताओ बच्चों, कम हो जाती है। जब ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो मतलब इस ब्लड में क्या है, देखो सोल्यूट कम है, तो आपको मतलब नहीं है इस चीज से, सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज्यादा है। जब सोल्यूट कम और सोलवेंट ज्यादा होता है तो क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। क्या होता है, समझ रहे हो बात को। अरे मेरी बात सुनो, डायलिसिस की वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा बताओ, डायलिसिस की वजह से ब्लड क्या हो गया बताओ बच्चों, पतला हो गया। डायलिसिस की वजह से ब्लड क्या हो गया बताओ, पतला हो गया। इधर देखो, आपका ब्लड क्या हो गया, ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया बताओ, कम हो गई। अरे ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। अब इधर देखो, इधर तो ये ब्लड कहां जाएगा, ब्रेन की तरफ। कहां जाएगा बताओ बच्चों, इधर देखो, ब्रेन की तरफ जाएगा। तो आपको पता है जब कंसंट्रेशन कम है ब्लड की, तो इसका मतलब इसके अंदर फ्लूइड क्या है बताओ, ज्यादा है ना। जब इसमें फ्लूइड ज्यादा है तो ब्रेन के अंदर भी क्या जाएगा, फ्लूइड ज्यादा जाएगा, और सीएसएफ क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। सीएसएफ क्या बनेगा, आगे बात समझ में, आप लोगों को पता नहीं करना, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। सीएसएफ ज्यादा बनेगा तो आईसीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम में क्या होता है, सीएसएफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बताओ बच्चों, आईसीपी बढ़ जाता है। अरे सेरेब्रल एडिमा आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों बताओ, सेरेब्रल एडिमा आ जाएगी, आईसीपी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बताओ, आईसीपी बढ़ जाएगा, सेरेब्रल एडिमा आ जाएगा। और इस वजह से आपको पता है जब आईसीपी बढ़ जाता है तो आपको पता है 3 सिम्टम एक साथ दिखाई देते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। अरे आईसीपी बढ़ने पे 3 सिम्टम एक साथ दिखाई देते हैं, बताया था मैंने पहले भी। कुजिंग ट्रायड, नाम याद करो, बताया था मैंने। और क्या देखने को मिलेगा आपको, कुजिंग ट्रायड। क्या देखने को मिलेगा, कुजिंग ट्रायड। कुजिंग ट्रायड आज देख के आओगे, कुजिंग ट्रायड क्या है मुझे व्हाट्सएप करोगे, पढ़ के देखेंगे आप लोग कुजिंग ट्रायड क्या है, मेरा लिखाया हुआ है। आईसीपी बढ़ने पे क्या देखने को मिलते हैं, कुजिंग ट्रायड। कुजिंग ट्रायड का मतलब 3 सिम्टम एक साथ, कौन कौन से होते हैं आप देख के आप व्हाट्सएप करेंगे। डायलिसिस करने से पहले और बाद में सबसे मेन चीज क्या है बताओ, वेट है। क्या है बताओ, वेट है। बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, किसकी बात करते हैं बताओ बच्चों,
हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले किन मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी? जिनके क्या हो जाए बताओ। ये क्या लिख दिया मैंने? ये साड़ी का मतलब, हाँ मतलब कहां पे पहुंच जाए आपका वो GFR, कहां पहुंच जाता है बताओ? हाँ, थर्ड स्टेज पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कितना होता है थर्ड स्टेज पे, कितना हो जाता है पता है? कुछ नहीं पता। हाँ, अब देखो, किडनी ट्रांसप्लांट के पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, किडनी किससे ले सकते हैं, और कैसे पता चलेगा किडनी जो है सही काम कर रही है, और कैसे पता चलेगा किडनी इसके सेट नहीं हुई। लगा लाए मशीन लेकिन सेट नहीं हुई तो नहीं हुई। तो देखो, बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, बिफोर ट्रांसप्लांटेशन जो किडनी लेने वाला है उसको क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट। क्या बोलेंगे बताओ? और जो देने वाला है वो कौन है बताओ? डोनर, देने वाला। सबसे पहले रेसिपिएंट को आप सुनो मेरी बात को, 2 दिन पहले ही, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले ही इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां चलाएंगे। क्या चलाएंगे बताओ? ये कैसी दवाइयां होती है बताइए? ऐसी दवाइयां जो इम्यून सिस्टम को क्या करे बच्चों? सप्रेस करे। ऐसी दवाइयां चलाएंगे। क्यों चलाएंगे बताओ ये दवाइयां? क्योंकि आप नई किडनी लगा रहे हो, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो नई किडनी को नकार के उसको खत्म भी कर सकता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बना सकता है। तो पहले से ही शांत रहे इम्यून सिस्टम, शांत रहे। इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे? शांत कर देंगे। कौन सी दवाइयां देखिए बताओ? कौन सी दवाइयां देखे? इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां। इम्यून, ऐसी दवाइयां जो इम्यून सिस्टम को क्या करती है? सप्रेस करती है, दबाती है। ऐसी दवाइयां जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है क्या कहलाती है बताओ? इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां। क्या कहलाती है बच्चों बताओ? इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां। ये देंगे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले से मरीज को जो आइसोलेट रखेंगे। क्या रखेंगे बताओ? आइसोलेट, क्योंकि कोई इंफेक्शन लग ना जाए। है बात समझ में? आइसोलेट रखेंगे। और हम पहले उसका क्या करा देंगे? डायलिसिस करा देंगे, क्योंकि जो किडनी लगाई है आपने वो भी तुरंत काम नहीं करेगी बच्चों। पहले उसका क्या करा देंगे? डायलिसिस करा देंगे। पूछा गया क्वेश्चन है, किसी की किडनी लगाने से पहले आप क्या क्या करेंगे? उसको इम्यून सप्रेसेंट दवाई देंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे 2 दिन पहले से ही, और उसका क्या कराएंगे? हीमोडायलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे बताओ? ये तो हो गया रेसिपिएंट के लिए। अब बात करेंगे देने वाला। जब भी देता किडनी फाड़ के। क्या देता है ना? तो डोनर की क्या क्या विशेषताएं चाहिए आप लोगों को? सबसे पहली चीज, 2 प्रकार के डोनर हो सकते हैं। एक तो जिंदा, बताओ जिंदे की चाहिए या मुर्दे की चाहिए? आ गया आदमी जिंदे की, तो जिंदे की कहां से लाओ? बेस्ट रिश्तेदारों से लो। किससे लो? कहां से? रिश्तेदार तो पैसे उधार नहीं देते, किडनी कहां से देंगे? रिश्तेदार तो सोच रहे हैं कि कब लुढ़के ये। तो अच्छी किडनी कहां मिलेगी आपको बताओ? सब्जी मंडी में। कहां मिलेगी? रिलेटिव से। और रिलेटिव भी कैसा होना चाहिए बताओ? ब्लड रिलेशन वाला। कैसा? भाई साहब से कहो, माताजी से कहो, पिताजी से कहो, बहन से कहो, फोन कर करके कहो किडनी दे देगी क्या? क्या जवाब आएगा? दे भी सकती है बहन, दे सकती है ना? हाँ। और फिर नहीं हो रहे तो फिर तो फोन में दोस्तों के पास ही करेगा। सबसे अच्छी कौन सी होती है? जिंदा आदमी की। जिंदा आदमी की ले तो सबसे अच्छी है। फिर तो आप किससे बात करेंगे? दूसरों से, नॉन रिलेटिव से। दे दो भैया, कानूनन जुर्म है। पैसों से किडनी खरीदना भी क्या है? कानूनन जुर्म है। आई बात समझ में? बिना पैसे में तैयार हो, चुपके से पैसे ले लिया सबके सामने, मैंने बिना किसी स्वार्थ से इसको किडनी दे रहा हूं ना। चुपके से तो कितने ले लिए? लाखों रुपए ले लिए। हो जाता है ना ऐसा? हो जाता है ना? तो किडनी लेने के लिए किसी को लालच देना या खुद की किडनी बेचना पैसों से, दोनों क्या है? कानूनन जुर्म है। क्या है बताओ बच्चों? हाँ, ये बात ध्यान रखना। तुम लोग खुश हो जाए कि अरे यार जरूरत पड़ रही है, कार लानी है, कार लानी है, ये लो किडनी ले लो, कार दे दो, है ना? ये वाला काम मत कर देना। तो
सबसे बेस्ट जो है डोनर कौन होगा बताओ? देने वाला रिश्तेदार होगा, जिंदा रिश्तेदार। कैसा रिश्तेदार? सबसे बेस्ट जिंदा रिश्तेदार होगा। और अगर यहां से तुम लोग होपलेस हो जाए, रिश्तेदार ने मना कर दिया, दूर के आदमी भी मना कर दिए, फिर कहां जाएंगे? मरे हुए आदमी पे। कहां जाएंगे बताओ? हाँ, फिर मरे हुए आदमी पे जाएंगे। आए बात समझ? अब ये नॉन लिंग भी दो प्रकार के होंगे, तो सब दो प्रकार के। एक तो ऐसा होता है बच्चों बिल्कुल मरा हुआ, एक तो डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है बिल्कुल मरा हुआ। लिखो डिसेज्ड, डिसेड का मतलब बिल्कुल मरा हुआ। एक होता है ब्रेन डिजीज वाला, ब्रेन डेथ वाला, जिसका केवल ब्रेन डेथ हो गया, हाथ पैर काम कोमा में चला जाता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कोमा में होते हैं, फिर अपना जो है दान कर देते हैं, है ना, सब चीज दान कर देते हैं ना, और फिर उनके नाम का वार्ड बन जाता है ना, बन जाता है ना हॉस्पिटलों के अंदर। देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे ये चीजें। हाँ, ब्रेन डेथ वाला। हाँ, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए डोनर की? सबसे पहले 60 साल से वो कम हो। दूसरी चीज फिजिकल फिट हो, इमोशनल फिट हो। एक तो बाद में क्या कि मेरी किडनी वापस दे, आई बात समझ में? बाजार में हाँ बोल दे बाद में कि मेरी किडनी वापस दे, मुझे तो वापस चाहिए, अभी दे तुरंत। हाँ, RFT नॉर्मल हो, तभी तो लिखा है इमोशनली फिट। तुम्हारे ऊपर क्लेम कर दे बाद में नहीं तो वापस दे, अभी चाहिए। CBC नॉर्मल हो, ये जरूरी देखना होता है कि उसकी किडनी सही काम कर रही है या हाँ नहीं कर रही है। ट्रिपल टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा टेस्ट बताओ? क्या होता है ट्रिपल टेस्ट? HIV, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV, ये 3 चीज नेगेटिव होनी चाहिए। मैन समझ गए? ट्रिपल में कौन कौन आते हैं? HIV, HBV और HCV। HBV का मतलब बताओ? HBV का मतलब कितने कमजोर है, मैं भगा दूं तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है। अरे HBV का मतलब क्या? हेपेटाइटिस बी वायरस। HCV का मतलब हेपेटाइटिस C वायरस। कुछ भी तो नहीं आता। कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना जो तुम्हें नौकरी देगा, ध्यान रख लेना ऐसे दिमाग से। तुम्हें यही बता नहीं है HBV HCV क्या है, इतना ही दिमाग नहीं है तो हो गया काम तुम्हारा, तो हो गया तुम्हारा काम। अब देखो, किडनी निकालने के बाद कितने दिन तक स्टोर की जा सकती है? पूछा गया क्वेश्चन है। किडनी निकालने के बाद कितने टाइम में लगानी है वापस? मैं अपनी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि कोई कर नहीं सकता, जैसे मशीन लगानी हो। तो बता दूं आप लोगों को, किडनी निकालने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर लगा देनी है। आगे बात, कितने घंटे में लगा देनी है? हाँ, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर लगा देनी है बच्चों। तो जो प्रिजर्वेशन टाइम है, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बताओ? जमा कर रखना किडनी को। जो प्रिजर्वेशन टाइम है, कितने टाइम तक आप किडनी को स्टोर रख सकते हो? 24 से 48 घंटे तक ही स्टोर रख सकते हो। कितने घंटे तक बताओ? इस प्रिजर्वेशन टाइम को क्या बोलते हैं? पूछा गया एग्जाम के अंदर। कूलिंग टाइम। क्या बोलते हैं बताओ? कूलिंग टाइम। कूलिंग टाइम कितने घंटे तक आप किडनी को स्टोर कर सकते हो बताओ? 24 से 48 घंटे तक। कितने घंटे तक बताओ? 24 से 48 घंटे तक। आई बात समझ में? अब आपने देखो, किसी सॉल्यूशन में रखना होता है 24 से 48, फ्रिज के अंदर किसी सॉल्यूशन के अंदर रखना होता है, ध्यान रखना। अगर आपने फ्रिज से निकाल लिया, सुनो मेरी बात को, 24 से 48 घंटे तक हम स्टोर रख सकते हैं इसको, उसके बाद में ये काम नहीं आएगी। 48 घंटे के अंदर अंदर लगानी है आपको। चलो आप ले आए 25वें घंटे पे ले आए, कितने घंटे पे ले आए फ्रिज से निकाल के? तो आपको 60 मिनट के अंदर अंदर लगानी है, 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर। आगे बात में प्रिजर्वेशन से निकालने के बाद, प्रिजर्वेशन का मतलब जानते हो? फ्रीज नहीं है,
प्रिजर्वेशन का मतलब है ऐसी चीजों में रखना, ऐसी जगह पे रखना कि चीजें खराब ना हो। जैसे अचार को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हो आप, उसमें तेल डालते हो, क्या डालते हो, डालते हो ना, सेम वही बात है। तो प्रिजर्वेशन से निकालने के बाद 30 से 60 मिनट में लगानी है। और ये जो 30 से 60 मिनट वाला जो टाइम है बाहर निकाल के पटक रखी है किडनी, ये वार्म टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ बच्चों, अरे बोलो क्या कहलाता है बताओ। हाँ, अब देखो बच्चों कैसे लगाएंगे, लिया है कैंची, लिया है छुरा, लिया है सब कुछ ना। इधर देखो कैसे लगाएंगे, पीछे बैक साइड में कहां पे, इलियक फोसा में, कहां पे बताओ। हाँ, कौन से इलियक फोसा में, राइट इलियक फोसा में चीरा लगाएंगे। कौन सा चीरा, करू वाला चीरा। ये देखो करू वाला चीरा कहाँ लगाएंगे, इलियक फोसा में। कहां पे बताओ, इलियक फोसा का मतलब ये जो खाली जगह है यहाँ पे, जो इलियक बोन होती है ना यहाँ पे, और इसके यहाँ पे जो अंदर खाली जगह है वहां पे लगाएंगे अंदर। आगे बात समझ में, इलियक फोसा के यहाँ पे चीरा लगाएंगे। कौन से इलियक फोसा की तरफ, राइट की तरफ। किधर बताओ बच्चों, राइट साइड में चीरा लगाएंगे। किधर लगाएंगे चीरा बताओ, राइट साइड में। उन किडनियों से मतलब नहीं है, ये दोनों किडनियां तो ये रही देखो, ये मरीज की दोनों किडनियां ये रही। अब आपने लगा दी पहले बच्चों, इधर देखो नई किडनी रख दी। क्या रख दी बताओ बच्चों, यहाँ पे नई किडनी रख दी आपने। क्या रख दी बताओ, नई किडनी। 3 किडनियां रहेगी, तो नई किडनी को कैसे करेंगे आप लोग, कैसे लगाएंगे। इधर देखो मेरी बात को सुनो। जो आपके इसका यूरेटर भी साथ में लाया जाता है, किडनी नहीं लाते अकेले, यूरेटर भी साथ में लाते। इस यूरेटर को किस में लगा देंगे बताओ, इसके ब्लेडर में। आगे बात समझ में, यूरेटर तो लग जाएगा किस में बताओ, ब्लेडर में। किस में लग जाएगा यूरेटर तो बताओ, ब्लेडर के अंदर। अरे यूरेटर किस में लग जाएगा बताओ, ब्लेडर के अंदर। और साथ में देखो किडनी अकेली नहीं लाई जाती बच्चों, किडनी के साथ साथ में क्या क्या लाए जाते हैं। देखो दूसरे आदमी से जब किडनी निकालोगे, इधर देखो किडनी के साथ साथ में क्या, एक तो यूरेटर भी लाना है आपको यूरिनरी आर्टरी लानी है और यूरिनरी वेन भी लानी है। जब निकालोगे तो तीनों चीज निकलनी है। तो यूरेटर तो किससे जुड़ जाएगा बताओ, आदमी के ब्लेडर से। किससे बताओ, ध्यान से समझना। और ये जो आर्टरी है, ये जो रीनल आर्टरी है जिसकी आपने किडनी निकाली है, ये रीनल आर्टरी आप किससे जोड़ोगे बताओ, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से। पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस रीनल आर्टरी से नहीं जोड़ोगे, इस आदमी की रीनल आर्टरी से नहीं जोड़ोगे। जो आदमी है उसकी किस आर्टरी से जोड़ोगे, राइट एक्सटर्नल, ये क्वेश्चन है, इलियक आर्टरी से। किससे जोड़ोगे बताओ, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से। और ये जो रीनल वेन है इस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की, जिसकी आपने किडनी निकाली है, जो किडनी की रीनल वेन है, जो किडनी निकाल के लाया हो, इसकी रीनल वेन व्यक्ति की किससे जुड़ेगी, राइट एक्सटर्नल इलियक वेन से। किससे जुड़ेगी बताओ, राइट एक्सटर्नल इलियक वेन। इस चीज को समझ लो और जहन में उतार लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, देखो किडनी ट्रांसप्लांट का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन किडनी ट्रांसप्लांट का। इधर देखो, जो किडनी आपने लगाई है पैसे फालतू चले गए, ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या होगा बताओ, ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब है आपकी बॉडी ने उस किडनी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और कैसे सिम्टम नजर आएंगे कि बॉडी ने किडनी को रिजेक्ट कर दिया। देखो शॉर्ट में आप लोग याद रखें, ग्राफ्ट से ही। किससे बताओ, ग्राफ्ट से। G4 आपके पास में, हाँ, जहां पर आपने किडनी लगाई है वहां पर टेंडरनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन के। देखो ग्राफ्ट रिजेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे आपके। देखो ये सिम्टम्स को याद रखने के लिए आप शॉर्ट में क्या लिख लेते हो, ग्राफ्ट। क्या लिख लेते हो बताओ, ये जो ग्राफ्ट है, जी से क्या है, ग्राफ्ट टेंडरनेस। जी से क्या है बताओ बच्चों, और आर से जो है आरएफटी की रिपोर्ट बढ़ी हुई आएगी, रीनल फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम। आर से आरएफटी की रिपोर्ट बढ़ी हुई आएगी और रीनल फंक्शन क्या हो जाएंगे बताओ, कम हो जाएंगे। ए से एनीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ए से
एनीमिया। एफ से फीवर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? एफ से फीवर, और टी से टीएलसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो किडनी को नकार दिया आपकी बॉडी ने। तुमने लगाई है किडनी, मैं नहीं मानती इस किडनी को, मैं नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? इस कंडीशन को ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या कहेंगे? कौन कौन से सिम्टम आएंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन में, बताओ? आगे बात समझ में? तो ये आपके किडनी ट्रांसप्लांट कंप्लीट होता है, आपके किडनी कंप्लीट। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही जल्द आपके सामने टेस्ट होगा। कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, हाँ कल भी हो सकता है ना। ठीक है।